हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील और आप सभी का ज्ञान सिंधु क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मॉडल पेपर देख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हमारा जो पेपर है इसमें कितने बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, कितने लघुत्तरी क्वेश्चन होंगे, कितने दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होंगे और कितने मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पेपर में जो दिए गए निर्देश हैं इनको हम समझते हैं, पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पूर्णांक जो हमारा होता है ये 17 अंक का होता है। और समय की बात करते हैं तो समय हमको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट बच्चों जो दिए जाते हैं ये पेपर को एक बार पढ़ने के लिए होता है, रीड करने के लिए होता है। अगर आप कोई भी पेपर देते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमको पेपर देख कर ही दौड़ के जल्दी जल्दी से हमको पेपर सॉल्व करना नहीं होता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि पेपर देखना है और उसको एक एक क्वेश्चन को देखना है और पढ़ना है और समझना है। फिर जब हम पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर हमको क्या करना होता है, पेपर सॉल्व करना होता है। तो ये 15 मिनट जो दिए जाते हैं आप सभी को, तो ये पेपर को क्या करना होता है, इसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये पेपर जो होता है ये 2 खंडों में विभाजित होता है। एक खंड आ होगा, दूसरा खंड बा होगा। जैसा कि बताया, अंक जो खंड आ होगा ये 20 अंक होते हैं, बहुविकल्पी 20 होते हैं। तो इसमें जितने भी बहुविकल्पी होंगे इसमें हम देखेंगे कि जो 20 बहुविकल्पी होते हैं, हर एक बहुविकल्पी एक एक अंक का होता है। अगर हम 20 बहुविकल्पी सही कर लेते हैं तो हमको 20 अंक प्राप्त हो जाते हैं। वहीं खंड बा की बात करेंगे तो इसमें 50 अंक का होता है और इसमें वर्णनात्मक 1 होता है, वर्णनात्मक 2 होता है और साथ ही में मानचित्र भी क्या होता है, इसी से संबंधित होता है। मानचित्र के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इसी में ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे मानचित्र में कौन कौन से होंगे, विश्व का मानचित्र आपको सॉल्व करना होता है, भारत का मानचित्र भी उसी में सॉल्व करना होता है। जैसा कि आप सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करेंगे, अभी हम ही इसको क्या करेंगे, अभी जब क्वेश्चन आएंगे मानचित्र से संबंधित तो हम इसी में सॉल्व कराएंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और बताया है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख यानी उसके सामने अंकित किए गए हैं, यानी लिखे गए हैं। जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अंक कितने हैं आपको मिलेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व करते हैं तो वो अंक जो होंगे आपके क्वेश्चन के सामने ही अंकित किए गए हैं, यानी प्रदर्शित किए गए हैं। बताया दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका यानी जो आप कॉपी लिखते हैं मजबूती के साथ संलग्न, संलग्न मतलब क्या है, साथ ही में क्या करने, बांधना होता है। क्योंकि जब आप मानचित्र को बच्चों भरते हैं तो जो आप जिस संस्था में पेपर देते हैं या कहीं भी पेपर देते हैं तो क्या होता है, मानचित्र आपको दिया जाता है। अब कॉपी तो ऐसा होता है उसमें बच्चों पेज लगे होते हैं, लेकिन मानचित्र उसी में लगा हुआ नहीं आता है। तो मानचित्र अलग से दिया जाता है, उसको बांधने के लिए हमको धागा या कोई वस्तु दी जाती है, उसको क्या होता है कॉपी में रखकर बांधना होता है। यही बताया कि जो कॉपी है उसको मजबूती के साथ आपको क्या करना है, संलग्न करना है, उसको बांध देना है, जिससे कि कॉपी को आप जब जमा करते हैं टीचर के पास में, जिससे कि वो मानचित्र उसमें कॉपी से निकलकर बाहर ना गिरे। तो मजबूती के साथ इसको बांधना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, खंड आ यानी बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होंगे उनको हम देखना शुरू करते हैं। बताया है नोट दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए निर्देशानुसार। ओमार पर भरना, ओमार सीट पे क्या होगा, अंकित होगा। यानी जो भी आपको 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये क्या करना होगा, ओमार सीट पर आपको बहुत ही भली भांति तरीके से भरना होता है। क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बच्चों जब ओमार सीट हम लोगों को भरनी होती है तो उसको क्या करना होता है कि हम जब ओमार सीट भरते हैं तो ओमार सीट गलती से भी गलत ना हो जाए। क्योंकि एक बार ओमार सीट अगर गलत हो जाती है तो उसको आप सफ़ेदा लगाकर या उसको मिटाकर उसको दोबारा हम सही नहीं कर सकते। तो जब भी आप सभी ओमार सीट भरते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना चाहिए, जिससे कि ओमार सीट हमारी गलत ना हो। इसीलिए बताया कि ओमार सीट को क्या करना है बच्चे, उस पर दिया गया है यानी उस पर इस तरीके से हमको भर देना होता है। जब भी आप गोला भरते हैं तो उसको पूर्णतः ब्लैक बॉल पेन जो होता है उससे ही भरा जाता है। ऐसा ना करें कि कोई बच्चा जो है
जेल पेन से उसको भरने लगे, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताया है इसमें, बताया है पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फ्रांस में किस वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। यानी बताया है फ्रांस में, जो बताया फ्रांस का ऐसा कौन सा वर्ग है जिस पर कर नहीं लगाया जाता था। तो एक बार बहुविकल्पी के इस पर देखते हैं। श्रमिक वर्ग पर गलत हो जाएगा। श्रमिक वर्ग जो आता था ये तृतीय वर्ग से आता था, तृतीय वर्ग ये भी गलत है। पादरी वर्ग और दूसरा लिखा है विकलांगों पर, यानी ये गलत हो जाएंगे। इस पर बच्चों क्या हो जाता था, ये आपका सी जो आंसर है ये सही होगा। तो आओ एक बार क्या करते हैं बच्चों, इसको शॉर्ट तरीके से हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जो भी बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स यानी अपनी कॉपी और कलम लेकर साथ में बैठेंगे, और जो भी हम शॉर्ट नोट्स इसमें बनवाते हैं या लिखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो क्या करेंगे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। साथ साथ में बच्चों लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की, है ना, बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति, तो बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की बच्चों ये कब हुई थी, है ना। अब देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि बच्चों 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। राजा की बात की जाए कि राजा कौन सा था उस टाइम राजा, तो लुई लुई 16वां हो जाएगा, है ना। राजा क्या हो जाएगा, लुई 16वां हो जाएगा, लुई 16वां, है ना। किस वंश से था, वंश की बात की जाएगी तो वंश कौन सा था, हो जाएगा बुर्बो वंश हो जाएगा, है ना। इस वंश का ये राजा था। बात करेंगे इसके समाज की कि इसका समाज कैसा था, यानी फ्रांस का समाज कैसा था उस टाइम जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो फ्रांस का समाज कैसा था, है ना। तो यहां पर देखेंगे समाज, समाज को एक बार हम क्या करेंगे बच्चों, देख लेंगे कि समाज हमारा कैसा था, है ना। जब समाज आप जान जाएंगे तो बहुत ही आसान रहेगा आपको पढ़ने में। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने अगर क्लास की होगी तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस तरीके से हमारा जो डेल्टा टाइम में क्या हो जाता है, इसमें बनाया जाता है फ्रांसीसी समाज को समझाने के लिए। फ्रांस का समाज, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां सर होगा पादरी वर्ग, है ना। ये क्या हो जाएगा, पादरी वर्ग या प्रथम स्टेट कहेंगे। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग। तीसरा जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड स्टेट, यानी इसमें आ जाएंगे मजदूर, मजदूर, है ना, वकील, डॉक्टर, है ना, आदि। ये लोग क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो आप जब इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सर पादरी वर्ग जो था ये क्या था, सबसे ऊंचे पद पर था, और इसको क्या होता था, किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। इन लोगों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो यहाँ पर आप सभी को पता ही चल गया कि सर ये इतना इतना होता था। हालांकि बच्चों जब हम पहला चैप्टर लेकर आएंगे आप सभी के लिए, वो बहुत ही जोर और शोर से लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पादरी वर्ग, इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो पता है रूसो कौन था। तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बच्चे बताएंगे कि रूसो कौन था। एक राजा था, गलत हो जाएगा। एक दार्शनिक था, क्या था, यह एक दार्शनिक था, दार्शनिक था, लेखक था, राजनीतिक सिद्धांत सिद्धांतकार था।
क्या क्या था बच्चों? अभी इसमें एक ही ऑप्शन मिला है आप सभी को कि ये जो रूसो था कौन था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये दार्शनिक एक था, ये लेखक था, राजनीतिक सिद्धांतकार था। ठीक है बच्चों, इसका अगर जन्म की बात की जाए, रूसो की जन्म की बात करते हैं हम, अगर जन्म कब हुआ था तो इसका जन्म होता है 28 जून 1200, नहीं 1712 होगा बच्चों। 1712 में क्या होगा, इसका जन्म हो जाएगा। रूसो की अगर जन्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जन्म हो जाएगा बच्चों 1712 में। कहां पर होगा तो इसका जन्म हो जाता है स्विट्जरलैंड। और इसकी दो पुस्तकें थी। इसने क्या लिखा था, दो पुस्तक लिखा था। ये क्या था, सामाजिक अनुबंधन, अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन हो जाएगा। दूसरा हो जाए, दूसरी पुस्तक हो जाएगी, जो दूसरी पुस्तक होगी, ये पहली पुस्तक थी एमिल, क्या हो जाएगी बच्चों, एमिल हो जाएगी। इसका मानना था कि बच्चों को, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये किताबों की बजाय, अगर बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं तो किताबों की बजाय क्या करें, ये खुद अनुभव करें और स्व अनुभव से ही शिक्षा ग्रहण करें, है ना। इनका मानना था कि आप जो किताब पढ़ें, किताब ना पढ़ें, अपने खुद से ही किताबों का क्या करें, पढ़ाई करें और उससे सीखें। ठीक है, तो अब बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बाकी दूसरा ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी बात समझ रहे हैं बच्चे सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन तीसरा आ जाएगा, किस वर्ष जार साम्राज्य का पतन हो गया था, है ना। अगला क्वेश्चन आया है आप सभी के समक्ष कि जो क्वेश्चन पूछा है किस वर्ष जार साम्राज्य का पतन हो गया था। तो आप देखेंगे कि सर 1700 मार्च 1917 में क्या हो जाता है, इसका पतन हो जाता है। मार्च 1917 में इसका पतन हो जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है, जब रूसी क्रांति होती तो उसको हटा दिया जाता है, यानी उसकी राजगद्दी से, राजतंत्र से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। फिर क्या होती है, एक आंतरिक, फिर क्या होता है, एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। समझ गए हमारी बात, क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन होगा और क्या होगा, ये इस पर शासन करेगी। जो जार जार का शासन चलता है तो लगभग ये 500 वर्षों से चलता आ रहा था। कितने वर्षों से बच्चों, 500 वर्षों से क्या होता था, इसका शासन चलता आ रहा था। इसीलिए वहां की जो जनता थी वो थोड़ा बहुत जागरूक हुई और इसको क्या हुआ, राजगद्दी से उखाड़ कर फेंक दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, है ना। यहां पर देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, ये इसका उस टाइम संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो बताया है पहला, इसमें आपको पहला ही ऑप्शन सही दिख जाएगा, वुडरो विल्सन। ये वुडरो जो विल्सन था, ये क्या था, पर जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था अमेरिका क्या था बच्चों, राष्ट्रपति था। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध ये बच्चों चलता है 1914 से 1918, 1918 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध जो चलता है 1914 से लेकर 1918 तक ये चलता है। समझ गए, उसी टाइम में क्या हो जाता है, यहीं पर जो अमेरिका होगा, यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा वुडरो विल्सन होगा। अब्राहम लिंकन का एक कथन बच्चों बहुत फेमस है कि जनता का जनता द्वारा, जनता मतलब जनता का जनता द्वारा किया गया शासन, है ना, जनता पर किया गया शासन। ये क्या हो जाता है, स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये अब्राहम लिंकन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ वायसराय की संधि से कौन सा देश सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, यानी सबसे ज्यादा लाभ किस देश को प्राप्त हुआ। तो आप देखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्क, अमेरिका। तो आपको नजर आ रहा होगा कि सर जो फ्रांस था, ये वायसराय की संधि में इसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। तो बच्चों ये वायसराय की संधि आखिर थी क्या, यहां पर हम देखेंगे कि वायसराय की संधि क्या थी। तो वायसराय की संधि के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है,
जर्मनी वीएस मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के मध्य क्या होता है एक बच्चों, समझौता होता है। और ज्यादातर जर्मनी के जो भाग होंगे वो क्या कर दिए जाते हैं, फ्रांस को दे दिए जाते हैं। ज्यादातर जैसे कोयला का क्षेत्र हुआ, या जितनी भी जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जितनी भी धन धान्य लगा हुआ था, ये सब क्या कर लिया जाता है, जर्मनी से लिया जाता है और सभी मित्र राष्ट्रों को इसको दे दिए जाते हैं। जैसे जर्मनी के उपनिवेश भी क्या करेंगे, फ्रांस को दे दिए जाएंगे। उपनिवेश, आप सभी उपनिवेश तो जानते ही हैं कि उपनिवेश क्या होता है। तो जब वायसराय की संधि होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्रांस को कोयला का जो क्षेत्र होगा जर्मनी का, वो फ्रांस को दे दिया जाएगा। जर्मनी का जो जर्मनी जहाँ भी उपनिवेश अपने बनाए हुए थी, वहाँ पर उसको क्या कर दिया जाएंगे, उन्हीं उपनिवेशों को फ्रांस को दे दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि सर ये कैसे कैसे यहाँ पर सब ये सब चल रहा है ना। यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई जैसे ये पूछ लिया जाए कि ये कब हुआ था, तो ये बच्चों 28 जून 1919 में क्या हुई थी, ये संधि हुई थी, है ना। 28 जून 1919 में क्या होती है, ये संधि होती है। ब्रिटेन की राजधानी पूछ ली जाए तो ब्रिटेन की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी। फ्रांस की अगर बात कर ली जाए राजधानी, तो ये क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी, है ना। तुर्की की क्या हो जाएगी, तुर्की की एक बार बताएंगे बच्चे सभी कि तुर्की की क्या हो जाएगी राजधानी। तुर्की क्या हो जाएगी बच्चों, अंकारा हो जाएगी, ठीक है। अमेरिका के बच्चों क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। समझ गए हमारी बात, वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। ये राजधानी ये याद रखेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगी, ये कभी कभी मानचित्र में पूछी जाती हैं। जो हम राजधानी अभी तक बच्चों बता रहे हैं, तो ये राजधानी क्या हो जाती है, पूछ ली जाती है। जैसे पूछ लिया कि जो विश्व का मानचित्र है वहां पर आपको भरना है, ब्रिटेन कहाँ पर स्थित है, ब्रिटेन जो लंदन है इसकी राजधानी लंदन कहाँ पर स्थित है, तो ये पूछ सकता है। तुर्की पूछ सकता है, फ्रांस पूछ सकता है, अमेरिका पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। एक बार साइड में हो जाते हैं, आप सभी लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बताया लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है। अभी जस्ट इसके पहले हम जो क्वेश्चन कराए, इसके पहले क्वेश्चन हमने कराया था, तो उसमें हमने बताया था कि अब्राहम लिंकन का ये क्या है, कथन है। तो इसमें ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र में होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन जी ये कहेंगे। बताए भारत में लोकतंत्र के समक्ष आने वाली बाधा क्या है ना। अगर हम देखेंगे जो भारत देश है, यहाँ पर लोकतंत्र है, तो यहाँ पर कौन सी भाषाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, तो कौन कौन सी हो जाएंगी। तो जैसे बच्चों क्या हो जाएगी, इसमें बताया अशिक्षा हो जाएगी, अज्ञानता हो जाएगी, बात सही है। आर्थिक असमानता, जागरूक जनमत, प्रेस, स्वतंत्र प्रेस। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। एक अशिक्षा हो जाएगी और अज्ञानता हो जाएगी, है ना। और न्याय व्यवस्था कमजोर है, या शासन व्यवस्था कह सकते हैं। न्याय व्यवस्था कमजोर, न्याय व्यवस्था कमजोर है ना। भाषावाद बहुत ज्यादा है, भाषावाद आप देखने को पाएंगे। जातिवाद पा जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। धार्मिक कट्टरता हो जाएगी, धार्मिक कट्टरता आ जाएगी, है ना। तो बच्चों ये सब क्या हो जाता है, लोकतंत्र के लिए ये हानिकारक तत्व है। जैसे भाषावाद, हम सिर्फ अभी कहें कि हम सिर्फ हिंदी भाषा जो बोल रहे हैं यही सबसे अच्छी है और दूसरी भाषाएं नहीं अच्छी हैं, तो ये क्या हो जाएगी, कट्टरता आ जाएगी। तो दूसरी भाषा जो लोग बोलते हैं तो उनके लिए क्या हम अच्छी बात कर रहे हैं, तो आपको
नजर आएगा कि सर ये ऐसी बात ऐसी नहीं है। आप जो दूसरी भाषाएं जो हैं भारत में बोली जा रही हैं वो भी सही है, हिंदी भाषा भी सही, अंग्रेजी भाषा भी सही, उर्दू भाषा भी सही, यानी अन्य जो भी भाषाएं हैं ये सभी अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जो भी भाषाएं बोलता है उनका सभी का सम्मान या आदर होना चाहिए। और जातिवाद, लोग क्या करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं कि आप हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, दूसरा ईसाई धर्म से है, यानी अन्य अन्य जो धर्म है, जातिवाद सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। धार्मिक कट्टरता आ जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, उनका धर्म बहुत अच्छा है, तो है ना। और अज्ञानता और शिक्षा बच्चों क्या है, एक लोकतंत्र की क्या है, ये बाधा हो जाती है। लोगों के अंदर जब ज्ञान की कमी होती है तो ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन अपने लिए नहीं ले पाते हैं। अगला बताया संसद के कितने सदन होते हैं, है ना, कि बताया है संसद के कितने सदन होते हैं। तो आप सभी को पता है कि संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। पहला कौन सा होगा बच्चों, पहले हो जाता है राज्यसभा, दूसरा कौन सा होगा, लोकसभा। दूसरा हो जाता है लोकसभा। तो राज्यसभा में हम देखेंगे कि लोकसभा जो है, ये राज्यसभा जो है इस किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप देखेंगे कि सर ये जो 80 अनुच्छेद नंबर 80 है या आर्टिकल नंबर 80, इसमें इसका वर्णन किया गया है। वहीं लोकसभा हम देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 81 में क्या की गई है, इसकी बात की गई है, यानी 81 में क्या किया गया है, इसकी बात की गई है लोकसभा में। राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल ये 6 वर्षों का होता है बच्चों, 6 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है। वहीं लोकसभा में जो कार्यकाल होता है, जो लोकसभा में कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको क्या होता है, आपकी एज होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर आपको लोकसभा के सदस्य बनना है तो आपकी आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, है ना। वहीं आप देखेंगे राज्यसभा में जो संख्या होती, सीटों की संख्या होती तो 250 हो जाती है। वहीं बात करेंगे लोकसभा में जो सीटों की संख्या होती है ये क्या हो जाती है, 545 हो जाती है। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बताया लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, अभी हमने इसके पहले ही बताया है बच्चों कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है ना। जब लोकसभा हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पूरी लोकसभा को एक ही क्लास में पढ़ डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने का अधिकार है ना। बताया उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पदमुक्त यानी उनको हटाने का अधिकार किसके पास है, तो हम वैसे बात करेंगे तो बच्चों हो जाता है संसद को। लेकिन जब तक उस बिल पर या महाभियोग पर क्या करेगा, राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, ये जो उच्चतम न्यायालय होगी इनके न्यायाधीश हटाए नहीं जा सकते। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति क्या क्या होता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि जो उच्चतम न्यायालय होता है उनके न्यायाधीशों को पदमुक्त कर सकता है। संसद की बात करेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 89 में हो जाती है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 75 में हो जाता है ना बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाता है, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर बच्चों क्या हो जाता है, ये 52 में क्या हो जाता है, लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 52 में देखेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अनुच्छेद 52 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं आप 79 पर देखेंगे, आर्टिकल नंबर 79 पर देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि संसद क्या होगी, यहाँ पर होगी। और आर्टिकल नंबर 75 देखेंगे या 75 देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। आप लोगों को बताना है राज्यपाल किस अनुच्छेद में होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो अगर आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है तो आप बहुत सरलतापूर्वक या बहुत ही सटीकतापूर्वक आंसर कर सकते हैं कि सर कर्क रेखा हमारा जो भारत है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है ना। अगर आप सभी को याद है, अगर नहीं याद है तो अभी हम बता देंगे कि बच्चों कौन कौन से राज्य होते हैं जहां से हमारी कर्क रेखा
होकर जाती है। फिलहाल इसमें देख लेंगे तो राजस्थान से होकर जाती है, उड़ीसा से होकर नहीं जाती है, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, त्रिपुरा से होकर जाती है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है? नहीं जाती है या नहीं गुजरती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, यानी उड़ीसा से होकर नहीं जाती है। तो अब कौन कौन से राज्य से होकर जाती है कर्क रेखा? तो एक बार नजर डालेंगे कि कर्क रेखा किन भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो पहला एक बार क्या करेंगे, मानचित्र देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से होकर हमारी कर्क रेखा जाती है। आप यहां देखेंगे तो ऐसे करके हमारी क्या होती है? कर्क रेखा जाती है। तो एक बार क्या करेंगे, हम इसको आसानी से देख लेंगे। अब नाम हम बताते जा रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, देखते रहेंगे। तो पहला देखेंगे तो राजस्थान पड़ जाएगा, ये पहला गुजरात पड़ जाएगा, गुजरात, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, गुजरात पड़ जाएगा। फिर थोड़ा सा भाग क्या होता है, ये जो होता है राजस्थान का पड़ जाता है। थोड़ा सा भाग क्या हो जाएगा, राजस्थान पड़ जाएगा। गुजरात, राजस्थान। फिर क्या होगा, इसके बाद बच्चों पड़ जाता है एमपी। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी एमपी लिख दें। फिर क्या हो जाएगा, एक छोटा सा भाग छत्तीसगढ़ पड़ जाता है यहीं पे। तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। समझ गए हमारी बात? यहां पर कौन से राज्य हो जाएंगे? आप लोगों ने देख लिया कि पहला गुजरात हो जाएगा, दूसरा राजस्थान हो जाएगा, तीसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, चौथा कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर एक राज्य पड़ जाएगा झारखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड। जस्ट बच्चों इसके पास से आ जाएगा। फिर अगला एक राज्य पड़ जाता है पश्चिम बंगाल, है ना। आप यही देखेंगे अगला जो राज्य हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्यों को आप सभी ने देख लिया है? 6 राज्यों को आप लोगों ने देख लिया। एक बार देख लीजिए, ये पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा और ये छठा। यानी 6 राज्यों को आप लोगों ने बहुत ही तरीके से देख लिया है। पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगला राज्य हम बता रहे हैं बच्चों, अगला राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। फिर कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है बच्चों, ये कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तो यानी आप लोगों ने 8 जो राज्य थे बहुत ही आसानी से क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। ये 7वां राज्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 8वां राज्य हो जाएगा। तो एक बार हमारे साथ सभी क्या करेंगे? दोहराएंगे। जैसे जैसे हम नाम बोलते जाएंगे आप लोगों को भी उसमें मानचित्र में देखते रहना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना बच्चों। तो ये आपको क्या करना है? उंगलियों पे याद रखने हैं। फिलहाल जब भी हम क्लास लेंगे तो आपको ये सभी याद हो जाएंगे, है ना। तो हम समझ रहे हैं कि बच्चों आप सभी को ये राज्य बहुत ही सटीकता से एक बार रिवाइज कर लिया है और याद कर लिया है। ठीक है, तो किसमें से होकर नहीं जाती? तो आप नाम लिखे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर त्रिपुरा भी लिखा हुआ है, राजस्थान भी लिखा है, छत्तीसगढ़ भी लिखा है, लेकिन उड़ीसा नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उड़ीसा इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं जाती है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। बताया गंगा की मुख्य जलधारा कहलाती है ना। इसमें पूछा है कि गंगा की मुख्य जलधारा क्या कहलाती है। वैसे तो बच्चों इसकी मुख्य धारा जो होती है भागीरथी कहलाती है। गंगा नदी उद्गम स्थल पूछा जाता है तो ये गंगोत्री से, लोग बताते हैं गंगोत्री से गंगा नदी का क्या हो जाए? उद्गम होता है। लेकिन जब हम भूगोल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको एग्जैक्ट जो गंगा नदी है कितनी नदियों से मिलकर निकलती है, कितने प्रयाग पड़ते हैं, कौन कौन सी नदियां इसमें आके मिल जाती हैं, है ना, कैसे कैसे इसका नाम चेंज हो जाता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? इसके बारे में डीपली नॉलेज देंगे आप सभी को, जो याद हो जाएगा, है ना। कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, है ना, नंद प्रयाग, जो भी प्रयाग हैं आप सभी को हम क्या करेंगे? बताएंगे। अलकनंदा भी आ जाती है इसी
नदी में आके मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो मुख्य धारा की बात की जाएगी तो भागीरथी इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आप सभी को ये बहुत ही पुराना सा क्वेश्चन है, जो आपके दादा दादी दादा भैया भाभी है ना, ये सब लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि खैर चलो बताओ, तुम कक्षा 9 में आ गए हो तो बताओगे कि भारत का सबसे ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। या विश्व का पूछ लेगा कि विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आप सभी को पहले ही पता है कि सर सबसे पहले जो था स्थान वो चेरापूंजी था, लेकिन अब वो बदल दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा, मासिनराम हो जाएगा। मासिनराम कहाँ पड़ता है बच्चों, तो यहाँ देखें कि मेघालय में क्या हो जाता है, मेघालय में मासिनराम पड़ जाता है। यह जो होता है विश्व प्लस भारत का सबसे नम स्थान है ना, सबसे ज्यादा क्या है, ये नम स्थान है, कौन सा, मासिनराम है। जो मासिनराम है खासी जो है जो मासिनराम है ये खासी पहाड़ियों या हिल्स पर कह सकते हैं पड़ता है। ठीक है, सिलचर की बात करेंगे बच्चों तो आप सभी को समझ ये आ जाएगा असम, ये असम में पड़ता है, ये भी असम में पड़ता है, ये भी मासिनराम में, ये मेघालय में पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में सभी को आ रहा है बहुत अच्छे से, तो एक बार क्या करेंगे, स्माइली सेंड करेंगे, जिससे हमको भी समझ में आना चाहिए कि बच्चे जो हमारे हैं बिल्कुल मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला बताएं क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु अगर पूछा है बच्चों, अगर दिया है ऑप्शन में मानसूनी है, तो भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी, मानसूनी। लेकिन अगला एक ऑप्शन दे दिया कि उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो यहाँ पर हो जाएगा उष्ण मानसूनी है। कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटि, चलो आगे लिख देते हैं, क्या हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। कौन सी हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, है ना। अगर ऑप्शन अगर ये मिल जाता है तो आपको क्या करना है, यही टिक करना है। अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, अगर मानसूनी सिर्फ कह देता है कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको सही कर देंगे कि जब भारत में मानसून आते हैं तभी इसमें क्या होती, वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मानसूनी वर्षा भी सही है, मानसूनी जो इसकी जलवायु वो भी सही है, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी ये भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माउंट एवरेस्ट बताया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो कितनी है। सबसे पहले आप सभी को पता ही कि 8849 मीटर क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। लेकिन अब क्या हो जाएगी, इसको अपडेट करेंगे तो देखेंगे कि 8850 मीटर क्या हो जाएगी, जो क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो गई है ना, इसकी ऊंचाई क्या हो गई है, 8850 मीटर हो गई। क्योंकि जो पहाड़ होते हैं ये धीरे धीरे क्या करते हैं बच्चों, उठते रहते हैं। जैसे ये पहाड़ है तो क्या करेगा, धीरे धीरे उठते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेटें होती हैं ये बराबर कहीं ना कहीं गति करती रहती हैं। ये जो प्लेटें होती हैं ये क्या होती है, बराबर इसके नीचे गति करती रहती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है और दूसरी ये एक प्लेट है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, और ये दोनों प्लेटें क्या होती हैं, आपस में टकराएंगी। तो ये एक प्लेट क्या होगी, ऊपर जाएगी, और ये दूसरी प्लेट क्या होगी, तो नीचे आएगी। जो ऊपर इस पर जो पर्वत बनेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। लेकिन जो ये प्लेट नीचे जा रही तो ये नीचे जाएगी और दूसरी प्लेट क्या होगी, ऊपर बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो पर्वत होगा इस प्लेट पे बना हुआ है, तो ये पर्वत जो होगा क्या होगा, ऊपर
उठता जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, जैसे गांव में कहावत है कि पत्थर पत्थर जो होते हैं ये बढ़ते हैं, पत्थर नहीं बढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है जो पर्वत होते हैं या पहाड़ियां होती ये क्या होती धीरे धीरे इनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। ठीक है, अगला बताया क्वेश्चन नंबर 16। देखेंगे पालमपुर के लोग अक्टूबर दिसंबर में किस फसल को उगाते हैं। आप सभी को पता है कि ये बच्चों इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हो जाता है पालमपुर। ठीक है, तो उसमें पता है कि अक्टूबर दिसंबर में किस फसल को उगाते हैं। तो अक्टूबर दिसंबर में क्या हो जाते हैं बच्चों, आलू की खेती वहां के लोग किया करते थे। अगला क्वेश्चन बताया है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है ना। तो उत्पादन का साधन बच्चों, उत्पादन भूमि से भी होता है, श्रम से भी होता है, पूंजी से भी होता है, लेकिन लाभ से उत्पादन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बताया है इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। बताएं इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। यानी जो भी बहुविकल्पी दिए गए हैं तो हमको क्या करना है, इनको लागू कर होते हैं हम लोगों पर भी, क्योंकि हम लोग भी भारतीय हैं। तो ये हम देखेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से बहुविकल्पी दिए गए हैं जो हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो पहला बताया है सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता। देखे होंगे बच्चों, जब आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो एक पक्ष जो होता है, यानी जो सत्ता वाली पार्टी होती है, और जो बिगर सत्ता वाली पार्टी होती है यानी जो विपक्षी होते हैं, वो बराबर सत्ताधारी पार्टी की बुराई करते रहते हैं। आलोचना मानी एक प्रकार से बुराई भी कह सकते हैं। तो क्या करते हैं, बराबर बुराई करते रहते हैं। ऐसी आप लोग मोबाइल वगैरह यूज करते ही होंगे, तो आप देखते हैं कि कभी कभी रील्स वगैरह देखते हैं तो बहुत सारे नेता क्या करते हैं, प्रधानमंत्री या उसके जो पार्टी के नेता हैं उसकी बराबर बुराई करते रहते हैं। तो आपको ये स्वतंत्रता दी गई है, तभी तो जो विपक्ष के नेता हैं या भारत के जो भी लोग हैं ये क्या करते हैं, बराबर बुराई करते रहते हैं, इसीलिए तो कर पाते हैं। यानी क्या होगा, पहला सही होगा, है ना। हम लोगों को क्या है, ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आप भी बुराई कर सकते हैं, हम भी बुराई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बताएं सशस्त्र विद्रोह, यानी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये बच्चों नहीं है। सशस्त्र विद्रोह में हम भाग नहीं ले सकते, है ना। सशस्त्र विद्रोह क्या होता है कि जब सेना क्या करती है, अपने ही सरकार के लिए क्या करती है, उस पर आक्रमण या उस पर धावा बोल देती है, यानी उससे विद्रोह कर देती है। भारत देश है, इसकी सेना अगर विद्रोह कर दे तो इसमें हम भारत के लोग कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, ये भी कहीं ना कहीं हमको दी गई है। अगर सरकार बदलना है तो हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि ये सरकार ने वादा किया था हम लोगों को फ्लाइट में घुमाने का, है ना, हम लोगों को चप्पल दिलाने का, मोबाइल दिलाने का, लैपटॉप दिलाने का। अगर सरकार ने नहीं पूरा किया तो हम लोग कहते हैं कि घर नहीं बनवा के दिया है, लैट्रिन बनवा के नहीं दिया, बहुत सारे काम नहीं करवा के दिए हैं। तो इसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रचार या नारेबाजी करने लगते हैं। तो ये भी हमको स्वतंत्रता कहीं ना कहीं प्राप्त है। दूसरा देखेंगे संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता, ये भी कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसमें हम भाग बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया विनिर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। बताया कि विनिर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। बच्चों विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण का मतलब क्या है कि जो पहले वस्तुएं बनाई गई हैं, जो पहले वस्तुएं बनाई गई हैं यानी प्रकृति के द्वारा जो भी हमको वस्तुएं मिलती हैं उनको क्या करना है, फिर से उनको तोड़ फाड़ के नए तरीके से अपने यूज में लाना, वो क्या कहलाता है, विनिर्माण। जैसे आपने देखा होगा गेहूं है, गेहूं प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, प्राथमिक क्षेत्र की उपज है, उसको तोड़ फाड़ के हम रोटी बना लेते हैं, तो उसका हम विनिर्माण कर देते हैं, उसको आटा बना लेते हैं, उससे बिस्किट बना लेते हैं, यानी बहुत सारी चीजें हम बना लेते हैं। तो क्या हो जाता है, विनिर्माण। तो बताए विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो बताए विनिर्माण में क्या हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र आ जाता है। कौन सा हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र इसमें शामिल हो जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा शामिल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे एक बार, है ना। एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। पता है मानव पूंजी का निर्माण करने वाला घटक है, यानी मानव पूंजी का निर्माण कौन सा ऐसा घटक है जो करता है। बताए स्वास्थ्य। बच्चों स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा है ना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये घटक होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा। आप देखेंगे इसका पहला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अब बच्चों वर्णात्मक नंबर जो एक होगा, क्योंकि 50 नंबर इसे हमने 20 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया है, अब बचे 50 नंबर, उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि वर्णात्मक क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या ही बताएंगे इसको, क्योंकि बच्चों लगातार बताते रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे और क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि उत्तर जो इसका लिखना होगा 80 नंबर में लिखना होगा, आप सभी को पता ही है कि 80 नंबर में क्या होगा, क्वेश्चन लिखना होगा। जैसे बताया फ्रांस की इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है, आपको बताना होगा कि 14 जुलाई का महत्व क्या है। ठीक है, और बताया रूस में गठित अंतरिम सरकार की असफलता के प्रमुख कारण बताइए, है ना। ये सब क्वेश्चन एक बार हम हटे जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्या सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों, है ना। आपको बताना होगा कि क्या सिंचाई को सिंचाई का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना महत्वपूर्ण है, अगर है तो क्यों है। तो आपको क्या करना है, आंसर इसके लिखने हैं। तो एक बार इनके भी सभी के क्या करने हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेने हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, मानचित्र जो मानचित्र कार्य किया गया है ये हम क्या करेंगे, आप सभी को भराने का कार्य करेंगे। तो बताएं बच्चों, इसमें देखेंगे एक बार मानचित्र कार्य। तो बताएं निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए। हर एक क्वेश्चन जो दिया गया, 5 क्वेश्चन आप सभी को दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चन आप सभी को दिए गए हैं, तो 5 क्वेश्चनों के एक एक अंक दिए गए हैं। तो आपके यानी विश्व मानचित्र से कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहला पूछा है बच्चों जापान, लिख लेते हैं कहीं साइड में। पहला पूछा है क्या, जापान। बताया कि विश्व मानचित्र आपको दिया जाएगा, आप सभी को विश्व का मानचित्र दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित। जैसे इसमें पूछा है कि जापान कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या करेंगे हमारे साथ में, आज जो बच्चे मानचित्र नहीं लिए होंगे विश्व या भारत का, अगली क्लास में मानचित्र क्या करेंगे, लेकर अपने पास रखेंगे, और जो भी देश जहां पर हम भराएंगे उसको क्या करेंगे, आसानी पूर्वक या सरलता पूर्वक पेंसिल लेकर उसको भर लेंगे। तो इसमें बताया है कि जापान देश कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है आप सभी को, तो ये क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जापान। अगर इसकी राजधानी पूछ ले तो बच्चों इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी भी क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। ठीक है, अगला वो जापान हो जाएगा। अगला पूछा है फ्रांस। पूछा है फ्रांस कहाँ पर पड़ेगा और जर्मनी, है ना बच्चों। पूछा है फ्रांस कहाँ पर पड़ेगा, तो एक बार आप सभी लोग देख लीजिए, ये बड़ा कर दे रहे हैं, है ना। आप सभी देख सकते हैं कि जो ये भाग दिख रहा है आप सभी को, जो आप सभी को ये भाग दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, फ्रांस कहेंगे। ये फ्रांस हो जाएगा। इसकी राजधानी बच्चों पूछ लेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, पेरिस। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी। अगला पूछा था बच्चों जर्मनी। जर्मनी कहाँ पर स्थित है, तो ये जो हम मानचित्र भर रहे हैं ये मानचित्र क्या होगा, ये हो जाता है
फ्रांस का मानचित्र, यानी जो हम भर रहे थे ये भी फ्रांस का था। महाद्वीप अगर पूछ लेगा तो यूरोप महाद्वीप है, तो इसमें पूछा जर्मनी कहाँ पर स्थित है, तो ये जर्मनी बच्चों है। जर्मनी है ना। इसकी राजधानी पूछ ले, है ना बच्चों, राजधानी अगर पूछ लेता है तो राजधानी क्या हो जाएगी, बर्लिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बर्लिन इसकी राजधानी हो जाएगी। समझ गए हमारी बात, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जर्मनी नजर आ गया। अगला देखो क्या पूछा है। अगला पूछा है बच्चों पेरिस। अभी हमने बताया था कि फ्रांस जो है, यानी यहाँ पर आपको हमने अभी बताया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। अगला इसमें बताया इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से आप देख लेंगे, है ना। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, इंग्लैंड है। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। ये भाग क्या कहलाएगा, इंग्लैंड हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने पांचों मानचित्र जो हमने दिए थे, पांच पांच एक एक नंबर के जो पांच मानचित्र के क्वेश्चन थे, आप लोगों ने उसको बहुत ही भली भांति तरीके से भर लिया। जापान भर लिया है, फ्रांस भर लिया, जर्मनी भर लिया है। फ्रांस की राजधानी ही बच्चों क्या है, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो इसको हमने बता दिया था। और इसकी एक बार राजधानी हम लिखे दे रहे हैं इनके सभी के। इसकी राजधानी हो जाएगी टोक्यो। ठीक है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो। टोक्यो जो हो जाएगी, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है, पेरिस हो जाती है। इसकी राजधानी पेरिस हो जाएगी। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी, बर्लिन हो जाएगी। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, बर्लिन हो जाएगी। फ्रांस की है नहीं ये। इंग्लैंड की लंदन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंदन राजधानी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। ठीक, आप क्या करेंगे, अब भारत का मानचित्र भरना शुरू करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि विश्व का मानचित्र कैसे भरना है, कहाँ कौन कौन से देश पूछा गया है मानचित्र में, वो आप लोगों ने भर लिए हैं। अभी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मानचित्र भारत का है इसको हमको क्या करना है, भरना है। तो बहुत ही सरल है बच्चों। किसमें क्या पूछा है, देखो एक बार। बताया है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, आप लोगों को बहुत ही सरलता से समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, चाय उत्पादक एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, अब चिन्ह इसमें नहीं दिया है तो मान लो प्लस से हम क्या कर देंगे, इसको भर देंगे। अगर चिन्ह नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, प्लस से चलो इसको भर देते हैं। तो बताया चाय उत्पादक एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो बच्चों हम चाहे दार्जिलिंग कह दें या असम कह दें, तो चलो असम में बता देते हैं। असम में भी क्या होता है, चाय हो जाता है, असम हो जाएगा। या दार्जिलिंग भी कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, भर दिए हमने। अगला पूछा अरावली पर्वत चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो क्या करना है, अरावली पर्वत माला को बना देना है कि अरावली पर्वतमाला कैसे कैसे है ना। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है, ये क्या हो जाएगी, अरावली हो जाएगी। अरावली पहाड़ी कह सकते हैं, है ना। अरावली पर पहाड़ी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, असम। ये किस लिए है, तो चाय, चाय के लिए। ठीक है, अगला पूछा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा, यानी बंदरगाह का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, पोर्ट पूछा है, पोर्ट, है ना। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे कि कौन सा पोर्ट पूछा है। तो पोर्ट पूछा है बच्चों कौन सा, पूर्वी तट का। तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो इधर का हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अगर देख लेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, ये कौन सा हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। तो ये भी पूर्वी तट का है। पता महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इसके पास में क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाती है, महानदी, महानदी निकलती है। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन भर लिए हैं।
अगला बताया मालवा का पठार नाम सहित। मालवा का पठार बच्चों देख लो, तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मालवा, मालवा का पठार। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से भर लिया बच्चों कि अरावली पूछा था, अरावली हमने बता दिया, मालवा का पठार पूछा था, मालवा का पठार भी हमने बता दिया, चाय के लिए असम क्षेत्र हमने बता दिया है, और पूर्वी तट का बंदरगाह पूछा था तो वो भी हमने बता दिया कि कोलकाता बंदरगाह होगा। बताया है कि जो महानदी किस राज्य से निकलती है, तो ये भी हमने बता दिया कि जो महानदी है ये उड़ीसा राज्य से क्या होती, निकलती है। ठीक है बच्चों, ये महानदी हो जाएगी। तो आई थिंक बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, है ना, बहुत ही लाभदायक होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक पूरी क्लास की है, अभी तक लाइक नहीं किया है, तो सभी बच्चे लाइक करेंगे और एक बात क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना, कि क्या क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों को जो भी समझ में नहीं आया है तो एक बार क्लास में कमेंट करेंगे, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो और क्या करेंगे, इस क्लास को अपने दोस्त यार मित्र सहेली सहेला जो भी हैं आपके पास सभी के पास फॉरवर्ड करेंगे, है ना। और जब जो भी क्लास हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत जल्द आप सभी के लिए क्लास लेकर आएंगे 9th की। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और अपने दोस्त यारों को अपनी क्लास को फॉरवर्ड करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।